एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़नी है हमने, है ना, क्या पढ़ना है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, न्यू टॉपिक है आपका, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, ठीक है ना। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने एटम के बारे में पढ़ना है ना। एटम क्या? एटम जिसे आप हिंदी में बोलते हैं परमाणु, क्या बोलते हैं? परमाणु, एटम, ठीक है। तो एटम होता क्या है? तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, याद रखिएगा, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which या that cannot be divided, which या that cannot be divided further। तो परमाणु जो है वो याद रखिएगा ब्रह्मांड का सबसे छोटा भाग है। परमाणु ब्रह्मांड का सबसे छोटा भाग है। तो परमाणु ब्रह्मांड का सबसे छोटा भाग है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा भाग जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे परमाणु कहा जाता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना, परमाणु। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल, कोशिका। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है ना। ऐसे ही जो भी चीजें नॉन लिविंग है, अब लिविंग्स तो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है ना। लिविंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? कोशिका। और अगर मैं नॉन लिविंग की बात करूं, जैसे कि मार्कर, ये फैन, मेरा फोन, ठीक है ना, ये बोर्ड, ये सब क्या है? नॉन नॉन लिविंग है। तो इनकी जो सबसे नॉन लिविंग, जो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, पंखा, लाइट, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, इन सब की ये जो नॉन लिविंग है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम, जिसे आगे डिवाइड नहीं करा जा सकता। और जैसे आप कोशिका को आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे ही आप एटम को भी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ रही भाई बात? ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं, कई सारे एटम जुड़ते हैं, कई सारे एटम, कई सारे परमाणु आपस में जुड़ते हैं। तो कई सारे परमाणुओं के आपस में जुड़ने से क्या बनता है? कई सारे परमाणु के जुड़ने से एक मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? एक अणु बनता है, याद रखिए। तो कई सारे एटम, कई सारे परमाणुओं के जुड़ने से एक मॉलिक्यूल, एक अणु बनता है। जैसे कि एक अणु बना, एक मॉलिक्यूल बना, क्या? O2। O2, O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? तो 2 एटम है। कितने हैं? तो O2 में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम है। समझ रहे हैं बात को? O2 में क्या है? ऑक्सीजन के कितने एटम है? तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, ठीक है ना। O2 एक मॉलिक्यूल है और कितने एटम से मिलकर बना है ये? तो ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर के बना। और क्या कहलाया? मॉलिक्यूल कहलाएगा O2, ठीक है ना। अगर सिंगल O होता तो वो क्या कहलाता? एटम कहलाता, ठीक है ना। और O2 क्या है? तो 2 एटम से मिलकर के, ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर O2 बना है, ठीक है ना, जो सांस लेते हैं जिससे, ठीक। अब कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, कई सारे मॉलिक्यूल्स, कई सारे अणु आपस में जुड़ते हैं। और कई सारे अणुओं के आपस में जुड़ने से क्या बनता है? तो कई सारे अणुओं के आपस में जुड़ने से बनता है एलिमेंट। क्या बनता है? एलिमेंट, यानी कि तत्व बनता है, ठीक है ना। तो कई सारे मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से एलिमेंट यानी कि तत्व बनता है। जैसे कि, तो मॉलिक्यूल्स जैसे कि क्या मिला? क्लोरीन, ठीक है ना, Cl, 2 मिल गया ना, इसमें C भी मिल गया और L भी मिल गया, ठीक है ना, Cl। या Na, देखो 2 है, एक और एक, 2 है ना। कई मॉलिक्यूल जुड़े, N मिला, A बना, तो क्या बन गया? Na, सोडियम बन गया। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बन गया, ठीक है ना। ये आपका कार्बन हो गया। ये सब क्या है? कार्बन। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे तत्व,
ठीक है ना, ये क्या है, एलिमेंट है, ये तत्व है। अब कई सारे एलिमेंट जुड़ते हैं तो क्या बनते हैं, तो बनते हैं कंपाउंड्स। कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे तत्वों के जुड़ने से क्या बनते हैं, तो कंपाउंड्स यानी कि यौगिक बनते हैं, जो हम इतने दिनों से पढ़ भी रहे हैं। क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। तो कई सारे एलिमेंट्स, कई सारे तत्व आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, तो एलिमेंट बनता है, तो यौगिक बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिला तो क्या बन गया, HCl नाम का एक एसिड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं जिसको आप। तो हाइड्रोजन मिला, क्लोरीन मिला, है ना, ये अलग अलग एलिमेंट है। यहाँ पे लिख लो एक हाइड्रोजन भी, तो ये हाइड्रोजन मिला है, क्लोरीन बना, मिलके क्या बना दिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया इन्होंने एक, ठीक है ना। या फिर बन गया H2SO4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन H2 मिला और दूसरी तरफ क्या मिला, सल्फेट मिला। हाइड्रोजन और सल्फेट के मिलने से क्या बन गया, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जिसको आप बोलते हो, ठीक है ना। तो कई सारे एलिमेंट्स मिले और क्या बना दिया, एक कंपाउंड क्रिएट कर दिया। समझ गए बात को। तो ये है भैया आपकी एटॉमिक थ्योरी, अगर आपको समझ में आई हो तो। एटम्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट है यूनिवर्स का, सबसे ब्रह्मांड का छोटी इकाई है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। एटॉमिक थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था अगर आपसे पूछा जाए, तो परमाणु सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। कब दिया था, तो 1804 में जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने परमाणु सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर दी, एटॉमिक थ्योरी दी थी इन्होंने सबसे पहले, ठीक है ना, 1804 में। लेकिन एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दी थी, देखो इन्होंने कुछ बातें कही थी। इन्होंने यही बात कही थी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। डोल डाल्टन ने कहा क्या था अपनी एटॉमिक थ्योरी में, यही जो लिखा हुआ है। लेकिन ये अपनी बात में फंस गए थे। बाद में पता चला था कि जो एटम होता है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है, मतलब उससे भी छोटी इकाई मिलती थी बाद में, ठीक है ना। तो समझ गए, तो मतलब एटम तो डिवाइडेड ही है, एटम के भी 3 सब पार्टिकल हैं। लेकिन इन्होंने नहीं बताया था, इन्होंने कहा था कि एटम एक इतनी छोटी चीज है जिसे आगे, पहले इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि एटम को आगे डिवाइड यानी कि विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, इन्होंने कह दिया आगे, ठीक है ना। और यहीं पर ये फेल हो गए थे थोड़े से, यही इनकी क्या थी, यही इनकी कमी थी इनकी थ्योरी की, इसलिए फेल हो गए थे जॉन डाल्टन। लेकिन सबसे पहले अगर एटॉमिक थ्योरी की बात करें, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो जॉन डाल्टन ने दी, ठीक है ना। ऐसा अगर साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा जाए, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, जो जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। और यही डाल्टन की कमी थी क्या, कि एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने कहा था एटम्स क्या होते हैं, इनविजिबल होते हैं। जैसे कोशिका इनविजिबल होता है, मैं बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के, मेरे हाथ में कोशिका है, मेरे नाखून में कोशिका है, मैं देख नहीं सकता। तो ऐसे एटम को भी, एटम भी इनविजिबल होते हैं, अदृश्य होते हैं। ये तो ठीक कहा इन्होंने, एटम इनविजिबल है, अदृश्य है, आप देख नहीं सकते एटम को, ठीक है ना। लेकिन इनकी कमी थी, आगे डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि एटम में भी 3 सब पार्टिकल होते हैं। कितने, 3 सब पार्टिकल, ये बाद में पता चला। तो एटम के भी 3 सब पार्टिकल से मिलकर के एटम बना होता है। किससे, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का सिंबल P, इलेक्ट्रॉन का E- और न्यूट्रॉन का E, ठीक है ना, ये सिंबल है, ठीक है ना। 3 सब पार्टिकल होते हैं किसके, एटम के, परमाणु के। तो परमाणु इससे बना होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखो मान लो ये कोई क्या है, ये है मान लो कोई एटम, ठीक है ना, ये एटम है। एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर ये होता है न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं एटम का नाभिक, ठीक है ना, एटम का नाभिक। जैसे मैंने आपको कोशिका पढ़ाई थी, कोशिका का भी तो न्यूक्लियस बताया था, मैंने आपको बताया था ना। कोशिका में भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें बताई थी ना, आरएनए, डीएनए, क्रोमोसोम्स होते हैं, सब कहाँ होते थे, ये सब
न्यूक्लियस के अंदर होते थे कोशिका के, ऐसे एटम के भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? तो एटम के नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है भाई। और एटम आपको पता है किस चीज का बना है, तीन चीजों का बना है। ठीक है ना। इसके अलावा ये एटम था, ये इसके क्या थे, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे इसके नाभिक के अंदर। और इसके अलावा इसकी शेल्स होती हैं, कक्षाएं होती हैं इस तरह से ना, कक्षाएं। इनकी कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि लगातार इस नाभिक के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो इसकी जो एटम की बाहरी कक्षाएं होती हैं, इसमें क्या होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कि लगातार क्या करते हैं, इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो एटम किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, तो आप कहेंगे न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस, एटम के नाभिक के अंदर। ठीक है ना। जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षा होती है और बाहरी तरफ रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की कक्षा होती है और कक्षा में, ऑर्बिट में घूमता है। ये क्या है, ये इस एटम की ऑर्बिट्स हैं, इसकी कक्षाएं हैं। और अलग अलग कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है। आगे चल के मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखनी सिखाऊंगा इसी टॉपिक में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये वाला भी। ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कैसे लिखी जाती है, सब चीजें बताऊंगा। ठीक है। तो यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेट होती है वो कैसी होती है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो चलो अंदर है ना, अंदर। इलेक्ट्रॉन की अगर मैं स्टेट पूछूं, इलेक्ट्रॉन की स्टेट, या हिंदी में कहूं इलेक्ट्रॉन की अवस्था कैसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन नॉन स्टेशनरी स्टेट में पाया जाता है, नॉन स्टेशनरी स्टेट में। ठीक है ना। नॉन स्टेशनरी स्टेट में पाया जाता है, अस्थायी अवस्था में पाया जाता है, अस्थायी। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है ये केमिकल बॉन्डिंग में भाग ले लेता है ना। अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ना हो सबसे आउटर शेल में, अगर तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या होता है, वो कंप्लीट होता है, वो केमिकल बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते वो एलिमेंट्स। लेकिन जिन एलिमेंट्स में 1 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे या देंगे, और कंप्लीट 8 करेंगे। ठीक है ना। वो क्या करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये स्थायी होते हैं। ठीक है ना। ये अंदर होते हैं नाभिक के अंदर, तो ये क्या होते हैं, ये स्थायी होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अस्थायी अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की जो अवस्था होती है वो कैसी होती है, अस्थायी अवस्था होती है। ठीक है, अस्थायी अवस्था। तो रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एक एक तो रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, और एक होता है जिसमें न्यूक्लियस भाग लेता है। अब दोनों चीजें मैं आपको बताऊंगा। केमिस्ट्री में देखो हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं, आगे चल के हम रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है। केमिस्ट्री की हम लोग आगे चल के क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो देखो केमिस्ट्री में दो तरह की रिएक्शन होती है। ये तो होगी आपके एटॉमिक थ्योरी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना। अब ऐसे मत कहना सर आपने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की किसने करी, न्यूट्रॉन की किसने करी, तो बच्चों वाले सवाल हैं, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है ना, सारे साइंटिस्ट के नाम। अब रिएक्शंस की अगर मैं बात करूं, केमिस्ट्री में क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, अभिक्रिया। तो दो तरह की रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में। एक तो वो रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, एक वो रिएक्शन होती है जिसमें न्यूक्लियस भाग लेता है, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक भाग लेता है ना। दो तरह की रिएक्शन होती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन, तो आउटर शेल के। तो कौन से इलेक्ट्रॉन, तो आउटर या फिर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो बाहरी या फिर संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो बाहरी या फिर संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है ना। संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं जिस रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, तो ऐसी रिएक्शन को कहा जाता है नोन एज केमिकल रिएक्शन। इट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन, नोन एज रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, रासायनिक
अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी भी एटम की आउटर शेल के, वैलेंस शेल के संयोजी कक्षा के सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। और ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एटम का न्यूक्लियस यानी कि नाभिक भाग लेता है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें किसी एटम का नाभिक भाग लेता है, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लियर रिएक्शन, नोन एज न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसे नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है, नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लें तो वो केमिकल रिएक्शन होती है, और जिसमें सबसे अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है एटम के, तो सबसे अंदर का न्यूक्लियस भाग ले ले, उसे न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में भी दो चीजें होती है, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है। एक नाभिकीय संलयन होता है जो कि सूर्य में होता है, ठीक है ना, और एक न्यूक्लियर फिजन होता है जिसे नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। आगे चल के बताऊंगा न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में क्या फर्क, ठीक है ना। नाभिकीय संलयन और विखंडन में क्या फर्क होता है ये भी बताऊं। ये हैवी रिएक्शन है ना न्यूक्लियर, न्यूक्लियर समझ रहे हैं? रेडिएशंस निकलेंगी इसमें से, अल्फा बीटा गामा रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, ऐसी रिएक्शंस में न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, जैसे कि सूर्य पे हो रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन। और कितनी आग लग रही है, कितने सालों से हम देख रहे हैं सूर्य लगातार दहकता जा रहा है ना। कितने सालों से सूर्य को जलते हुए होगा और कब तक जलेगा? बहुत ज्यादा लंबी एज है सूर्य की, ठीक है। तो इसे न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है भाई। समझ गए बात को? दोनों चीजें समझ में आ गई आपको? इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे जिस रिएक्शन में आउटर शेल किया, वैलेंस शेल किया, उसे केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और ऐसी रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस भाग लेंगे उसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। चलो, अब किसी भी कक्षा में, देखो मैंने आपको बताई ना, एटम की कक्षाएं होती हैं, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे, ठीक है ना, घूम रहे होते हैं चारों तरफ नाभिक के, है ना। तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल और ऑर्बिट, हिंदी में लिखूं तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है ना। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? 2n², ठीक है ना। तो ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है 2n²। n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n लिख लो, ये n क्या है? तो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या, ठीक है ना, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। चलो अब मैं बता देता हूँ कक्षा की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो देखो मान लो ये क्या है? ये है एक एटम, ये इसके अंदर क्या है? इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये एक एटम, ये इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। सबसे जो बाहरी शेल होती है इसकी, ठीक है ना, एटम की, ये भी एक शेल है, ये भी एक शेल है, तो इस शेल को बोलते हैं हम के शेल। क्या बोलते हैं? के शेल। इसके बाद वाली जो शेल होती है उसको बोला जाता है एल शेल। इसके बाद वाली जो शेल होती है इसको बोला जाता है एम शेल। इसके बाद एक शेल होती है, इसे बोला जाता है एन शेल, KLMN, ठीक है ना, KLMN, ठीक है ना। तो यहां लिख लो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी, ये तीसरी चौथी होगी, ठीक है ना। N4। तो ये क्या है? KLMN, ये चारों क्या है? तो ये चारों हैं कक्षा, यानी कि ऑर्बिट, ऑर्बिट। और अगर मैं बताऊं ये किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का 2D मॉडल है, ठीक है ना। ये किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का कौन सा मॉडल है? 2D मॉडल है किसी भी एटम को। अभी 3D मॉडल भी आएगा एक, ठीक है ना। 3D मॉडल में ये शेल के नाम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग हो जाएंगे नाम 3D मॉडल में। अभी 2D मॉडल की बात कर रहा हूं। तो ये किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने का
कौन सा मॉडल है, 2D मॉडल है, ठीक है ना। अब अगर आपने निकालना हो, ठीक है ना, 2D मॉडल में, 2D मॉडल में अगर आपको निकालना हो कि के शेल में, एल शेल में, एम शेल में या एन शेल में, लिखो जरा, के, एल, एम और एन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, 2 गुणा एन का स्क्वायर, है ना। एन क्या है, तो ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एक, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दोगे 2 गुणा, तो एल शेल में कितना है, नंबर ऑफ एन 2, है ना, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे। एम में क्या कर दोगे, 2 गुणा 3 का स्क्वायर, एन में क्या कर दोगे, 2 गुणा 4 का स्क्वायर, है ना, कितना आ जाएगा, एक, एक, 2 गुणा 1, 2, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2, यहां से करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एल शेल में। एम शेल में कितने हो सकते हैं, तो 3 तिया 9 दूनी 18 हो सकते हैं, और यहाँ 4 चौके 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2, 8, 18 और 32, ठीक है ना, तो 2, 8, 18 और 32, ठीक है ना। तो के शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल शेल में कितने हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 8 हो सकते हैं। एम शेल में कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। और एन शेल में किसमें हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। तो 2D मॉडल था, अभी 3D मॉडल की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। 2D मॉडल का तरीका, 3D मॉडल भी कराऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं आप तो अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि किसी भी 2D मॉडल के एटम में एल शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो आपको यार फॉर्मूला पता होना चाहिए, के एल एम एन, ये सीक्वेंस याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आप निकाल सकते हो, बाकी इतना तो टफ भी है, 2, 8, 18 और 32, ठीक है ना, 2, 8, 18, 38 के एल एम एन, ठीक है ना, इतना तो याद कर ही सकते हो। ठीक है भाई, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए जाए आपसे 2D मॉडल के एटम के किसी भी शेल में, तो बता दोगे, है ना, तो बता दो। अब बात है किसी भी एटम के न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी। हम बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, न्यूक्लियस की बात करी थी, तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिस्कवर्ड बाय, बताओ जरा अगर ये पता है आपको, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डिस्कवर्ड बाय, ठीक है ना। तो नाभिक के, सॉरी, परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज किसने करी थी, तो किसने करी थी, रदरफोर्ड ने, ठीक है ना, ये नाम तो भाई पता ही होना चाहिए आपको, किसने करी थी, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड एक महान साइंटिस्ट थे जिनका केमिस्ट्री में बहुत 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 बड़ा योगदान रहा है, ठीक है ना। और इन्होंने, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, क्या किया था इन्होंने, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, याद रखिएगा, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एयू यानी कि गोल्ड के ऊपर, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना, किसके ऊपर, गोल्ड के ऊपर किया था। और इन्होंने बताया था कि किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, अंदर नाभिक होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में जो है क्या लगता है, रिपल्शन लगता है, आगे चल के पढ़ाऊंगा आपको रिपल्शन वगैरह, क्या लगता है, रिपल्शन लगता है, वो भी पढ़ेंगे आगे चल के रिपल्शन क्या होता है, ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे इतना, ठीक है। और इन्होंने ही बताया था कि एटम का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है एटम का, किसी भी एटम का जो मास, यानी कि किसी भी एटम का द्रव्यमान या उसका भार, जो मास है, वो कहाँ केंद्रित होता है, तो उसके केंद्र में होता है, कहाँ केंद्रित होता है, तो उसके केंद्र में केंद्रित होता है, यानी कि केंद्र में क्या है, न्यूक्लियस है, तो उसके न्यूक्लियस में केंद्रित होता है, तो केंद्र में होता है, ठीक है ना। तो किसी भी एटम के का मास यानी कि उसका द्रव्यमान या भार, तो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान या भार उसके केंद्र में एकत्रित होता है, ठीक है ना, उसके केंद्र में होता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जॉन डॉल्टन ने बताया था क्या, कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम के भी सब पार्टिकल होते हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था गैलमैन, गैलमैन साइंटिस्ट ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी
ब्रह्मांड के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है, इनसे भी छोटी इकाई है और ये भी किसी चीज के बने होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि साइंटिस्ट ने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी, इनमें भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे जिनसे ये बने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी बने हुए होते हैं, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है ब्रह्मांड की। तो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलमैन, यहां लिख दीजिए। तो गैलमैन नाम के एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी, ये भी किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं क्वार्क के। क्वार्क के बने होते हैं ये भी। मतलब क्वार्क क्या है? इनसे, इनमें भी पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे। तो ये किसके बने हुए होते हैं? क्वार्क के बने होते हैं, ठीक है ना, क्वार्क के। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी किसके बने होते हैं? क्वार्क के। और ये किसने बताया था? गैलमैन साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है ना। एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क, ठीक है ना। एक होता है अप क्वार्क, एक डाउन क्वार्क, दोनों के मिलने से ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बनते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी किसके बने होते हैं? क्वार्क के बने होते हैं, ठीक है ना, क्वार्क के बने होते हैं, ठीक है भाई। तो बस आज के लिए इतना ही, टाइम ओवर हो चुका है भाई क्लास का, ठीक है। तो आज इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आगे बताएंगे आपको एटॉमिक थ्योरी के बारे में, पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बहुत दिन, 3-4 दिन का टॉपिक है कम से कम, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, कोई डाउट है तो बता।